हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम हमारा ESP ऑफिस यूज से चैप्टर नंबर 28 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राइटिंग ईमेल्स। तो बच्चों, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत तरह की ईमेल हमें करनी पड़ती है, ईमेल्स हमें सेंड करनी पड़ती है। तो जब हम एक ईमेल लिख रहे हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, किस तरह से ईमेल को लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी जरूरी है, ये सब बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बच्चों आते हैं। बहुत अच्छे से आप चैप्टर पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ईमेल से रिलेटेड सारी बातें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। The use of email और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो बच्चों, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, और ये जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका प्रयोग लगातार इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। ईमेल इज चीपर एंड फास्टर देन अ लेटर। तो बच्चों, ईमेल आज के समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, उसके क्या क्या रीज़न है? पहला, अगर हम तुलना करें एक लेटर से, तो लेटर की तुलना में ईमेल चीपर, ज़्यादा सस्ता है और साथ ही साथ फास्टर, जल्दी से पहुंच जाता है। आप लेटर लिखोगे, उसे पोस्ट ऑफिस में डालोगे, वो कब डिलीवर होगा, और ईमेल जैसे ही आप सेंड करते हो, हैंड टू हैंड वो दूसरे व्यक्ति को रिसीव हो जाता है। तो ये फास्ट है और सस्ता है। लेस इंटरफेयरिंग देन अ फोन कॉल। अब अगर ईमेल की तुलना करें हम फोन कॉल से, तो फोन कॉल की तुलना में ईमेल लेस इंटरफेयरिंग है। यानी कि ईमेल, आप जब फोन पे बात करते हो, आप किसी रूम में बैठे हो जहाँ 5 लोग एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, आप फोन पे बात करोगे तो बाकी 4 लोगों को कितना डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब आप ईमेल के थ्रू अपनी कोई बात कहते हो, मैसेज देते हो, तो किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसलिए फोन कॉल की तुलना में ईमेल कम इंटरफेयर करता है दूसरों के कामों में। एंड ईजियर टू सेंड देन अ फैक्स। और अगर हम फैक्स से तुलना करें, तो फैक्स से भी ज़्यादा अच्छा ईमेल है, बिकॉज फैक्स को भेजना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी तुलना में ईमेल ईजी है, आसानी से चला जाता है। तो इसीलिए ईमेल, लेटर, फोन कॉल और फैक्स सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला माध्यम है आज के समय में। While using email, differences in location and time zone do not remain an obstacle। और एक और बेनिफिट ईमेल का क्या है, जब हम ईमेल यूज करते हैं तो ऐसे में लोकेशन में अगर अंतर है, यानी कि एक सपोज व्यक्ति जयपुर में बैठा है, उसने ईमेल करा है बॉम्बे बैठे हुए व्यक्ति को, तो जो लोकेशन में अंतर है, और सपोज अगर टाइम जोन में अंतर है, टाइम जोन में अंतर मतलब इंडिया में अगर सुबह है, अमेरिका में रात है, तो दोनों का टाइम जोन अलग हो गया ना। तो इन सब चीज़ों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें भी ऑब्स्टिकल यानी बाधा बन के नहीं आती हैं ईमेल भेजते समय। For example, if you send an email from India to a firm in America, they will get it immediately। तो हमें एग्जाम्पल से समझाया गया है कि इंडिया की कोई फर्म है, कंपनी है, उसने ईमेल भेजा है अमेरिका में, तो लोकेशन अलग हो गई, टाइम जोन अलग हो गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ईमेल इमीडिएटली यानी कि तुरंत पहुंच जाएगी अमेरिका। ठीक है। अब बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मेक्स ईमेल डिफरेंट। ईमेल बाकी दूसरे जो कम्युनिकेशन के साधन है उन सबसे अलग कैसे है। ओके, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज fundamentally different from paper based communication because of its speed and broadcasting ability। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। वो बातचीत, वो माध्यम जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा होने वाला जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, वो हम कह सकते हैं फंडामेंटली यानी आधारभूत तरीके से अलग है। किससे? पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन। तो बच्चों, पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया, आपने लेटर लिखा है, लेटर पेपर पे लिखते हैं, और सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ईमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ईमेल जो है वो एक लेटर से बिल्कुल आधारभूत तरीके से ही अलग है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमेशा स्पीडली, तेजी से जाते हैं और उनमें ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी होती है, प्रसारण करने की क्षमता होती है।
ऑन पेपर इट इज एसेंशियल टू मेक एवरीथिंग क्लियर। तो जब बच्चों हम पेपर पे लिख रहे हैं, हम अगर लेटर लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं, तो ऐसे में हमें हर एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है, बिकॉज योर ऑडियंस मे नॉट हैव ए चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अब सपोज आपने अपने ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट को मेमो भेजा, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है ना मेमो, तो आपने मेमो भेजा, तो मेमो में बच्चों आपको एक एक चीज क्लियरली लिखनी होती है, कोई डाउट नहीं रखना, बिकॉज आपने सपोज किसी इवेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है, ओके, तो आपने उसमें टाइम लिख दिया, डेट लिख दिया, लेकिन कोई एक चीज आप भूल गए, तो ऐसे में ऐसा थोड़ी कि आपने मेमो भेज दिया और जो रिसीवर है वो आपसे वापस पूछेगा कि अरे आपने ये चीज तो बताई नहीं है। तो एक बार में ही आपको हर एक चीज पूरी क्लियरली लिखनी होती है। विथ ईमेल द रिसीवर कैन आस्क क्वेश्चंस इमीडिएटली, लेकिन ईमेल में आपको इतना ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप कोई बात भूल भी गए लिखना, आपने मेल कर दिया, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो इमीडिएटली वापस आपको मेल करके पूछ लेगा कि अरे आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप वापस मेल कर सकते हो। तो इसीलिए ईमेल लिखते समय आपको इतना ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप पेपर पे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि सारी डिटेल्स इंक्लूड हो गई है ना। क्लियर? ईमेल दस टेंड्स टू बी लूजली स्ट्रक्चर्ड लाइक कॉन्वर्जेशन, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ईमेल है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। दिस हैज़ इट एडवांटेज, और इसके एडवांटेज यानी लाभ भी है। यू सेव टाइम एंड एफर्ट, आपको टाइम कब लगाना है, एफर्ट्स कम लगाने हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने, सोच सोच के नहीं लिखना, आप कैजुअल वे में लिख सकते हो, बिकॉज रिसीवर को कुछ पूछना है तो वापस ईमेल करके पूछ लेगा, तो आपको कम प्रयास कम समय में आप ईमेल लिख सकते हो। व्हाई शुड यू स्पेंड आवर्स ऑन करेक्ट स्पेलिंग्स, और साथ साथ अगर आप पेपर पे लिखोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, तो क्यों हम इतना समय बिताएं पेपर पे लिखने में जहां हमें एक एक स्पेलिंग भी चेक करनी है। और ईमेल में हमें पता है जब हम ईमेल लिखते हैं कंप्यूटर पे तो ऑटो करेक्ट हो जाता है, कोई स्पेलिंग अगर हमने रॉन्ग भी लिखी है तो अपने आप सही हो जाती है। परफेक्ट ग्रामर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अगर हम पेपर पे लिख रहे हैं हमें स्पेलिंग भी सही लिखनी है, हमें ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो करने हैं, व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं करनी है, शब्दों का चुनाव हमें बिल्कुल उचित तरीके से करना है। व्हेन द मैसेज इज ओनली टू टेल योर कलीग दैट यू आर रेडी टू गो टू लंच, अगर आप अपने कलीग को सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि आप लंच पे जाने के लिए तैयार हो, तब भी आपको ग्रामर का, स्पेलिंग का, वर्ड्स का, सब चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर पे कम्युनिकेशन करते समय। लेकिन ईमेल में आप आराम से कर सकते हो, आपको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। Of course you must know when you can be careless and when you have to be meticulous, और आपको पता होना चाहिए कि कब आप केयरलेस बिना सावधानी के ईमेल कर सकते हो और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत अर्जेंट है, आवश्यक है, जहां आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो उसके आधार पे आप अपना ईमेल लिख सकते हो। Another difference between email and older media is that what the sender sees when composing a message might not look like what the reader sees। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ईमेल और बाकी जो दूसरे कम्युनिकेशन के साधन हैं जो कि अब पुराने हो चुके हैं, जैसे कि लेटर है, नोटिस है, फैक्स है, मेमोज है, तो इन सब में और ईमेल में एक और इम्पॉर्टेंट अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि जब हम ईमेल के द्वारा अपनी बात कहते हैं तो हो सकता है कि जो सेंडर है जिसने कि ईमेल भेजा है उसने जब ईमेल को कंपोज किया था, उसने जब ईमेल को लिखा था, तो उसने जो मैसेज लिखा बिल्कुल वही मैसेज उसी तरीके से रीडर को ना मिले। यानी कि आपने कोई ईमेल लिखा है, आपने मैसेज उसमें लिखा, आपने जितने लाइंस यूज की हैं, एक लाइन में जितने अक्षर लिखे हैं, पैराग्राफ बनाए हैं, हो सकता है कि रीडर को सेम उसी फॉर्मेट में आपका मैसेज ना मिले। इस चीज को बच्चों हम डिटेल में समझेंगे आगे क्या मतलब है इस बात का।
With email, the software and hardware that you use for composing, sending, storing, downloading, and reading may be completely different from what your correspondent uses. तो बच्चों ऐसा कैसे कि हमने जो मैसेज भेजा है ईमेल के थ्रू वो उस व्यक्ति को वैसा का वैसा ना दिख रहा हो जैसा हमने भेजा है। ये अंतर इसलिए होता है बिकॉज हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, हम जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। ओके, हमारे कंप्यूटर में अलग सॉफ्टवेयर है और हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है उसके कंप्यूटर में अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर हम ईमेल को कंपोज लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, सेंडिंग भेजने के लिए यूज कर रहे हैं, स्टोर उसको अब हमारे सिस्टम में स्टोर करने के लिए, अब जिस व्यक्ति को हमने भेजा है वो उसको डाउनलोड भी करेगा और फिर उसको रीड भी करेगा। तो ऐसे में आपका सॉफ्टवेयर अलग है, उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अलग है। तो ऐसे में अगर कंप्लीटली अंतर है तो ऐसे में हो सकता है आपने जिस फॉर्मेट में भेजा है उस व्यक्ति को उसी फॉर्मेट में वो मैसेज ना मिले। बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है तो मैसेज का जो फॉर्मेशन है वो भी अलग दिखेगा। आपने जिस पैटर्न में भेजा है उस व्यक्ति को सेम वैसा का वैसा रिसीव नहीं होगा। अगर सेम रिसीव तभी होगा जब आप लोगों का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी आप लोगों के सिस्टम में सेम है। क्लियर? अदरवाइज आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कंपोज करने के लिए, सेंड करने के लिए, और वो व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है डाउनलोड करने के लिए, रीड करने के लिए, अगर वो अलग अलग हैं तो मैसेज का फॉर्मेट दोनों तरफ अलग अलग दिखेगा। क्लियर? The visual quality of your message may be quite different by the time it gets to someone else's screen। और साथ साथ आपने जब अपनी स्क्रीन पे मैसेज टाइप किया उस समय जो विजुअल क्वालिटी थी आपको लगेगा कि बिल्कुल स्पष्ट शब्द हमें दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हमें मैसेज दिख रहा है। ओके, बिल्कुल अच्छे से विजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपने उस मैसेज को भेज दिया, हो सकता है जिस व्यक्ति को मैसेज मिला उसको वो विजुअल क्वालिटी ना दिखे जो आपने देखी थी। अगेन रीजन क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर का होना। तो आपके सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति को जब वो रिसीव हुआ उसके फॉन्ट बहुत छोटे हो गए या वो ब्लर हो गया है, धुंधला हो गया है, तो उसको वो विजुअल क्वालिटी ना दिखे जो आपको दिख रही हो। Since these differences exist, it is necessary for you to tailor your message to this new medium। तो बच्चों ये एक डिफरेंस है। ओके, तो इस डिफरेंस की वजह से ये आवश्यक है कि जब आप अपना मैसेज टेलर कर रहे हो, आप जब अपना मैसेज डिजाइन कर रहे हो, तो वो इस नए मीडियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो लेटेस्ट हार्डवेयर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मैसेज लिखना है। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट एन ईमेल। हमें ईमेल लिखना है, हम कैसे लिखें, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को अपनाते हुए हम एक परफेक्ट ईमेल लिख सकते हैं, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल। तो बच्चों यहाँ हम समझेंगे कि जब हम ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम ईमेल के द्वारा आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनके अनुसार हमें अपना ईमेल लिखना है। वेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे ईमेल में हमें कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ, ओके, हम किस संदर्भ में लिख रहे हैं ये चीज हमें एस्टैब्लिश करनी है, ये चीज हमें ईमेल में ऐड करनी है। With email, you cannot assume anything about a sender's location, time, state of mind and profession, interest और future value to you। तो बच्चों ईमेल जब हम किसी को भेजते हैं तो उसके द्वारा हम एज्यूम नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जो सेंडर है जिसने हमें ईमेल भेजा है उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या टाइम जोन है, वो उस समय किस स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी वो बहुत गुस्से में था, वो बहुत खुश था, वो क्या सोचते हुए उसने उस ईमेल को लिखा है, वो क्या प्रोफेशन उसका क्या है, क्या काम वो करता है, और उसके साथ आप में उसको क्या इंटरेस्ट है, आपके साथ वो क्या फ्यूचर देखता है। तो ये सब चीजें हमें ईमेल के द्वारा कोई हमें मैसेज मिला हम पढ़ के नहीं समझ सकते, राइट।
यानी कि जो सेंडर है, आप उसको नहीं जानते, आपके लिए वो अजनबी है, उसने आपको एक ईमेल भेजा, आपने मैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन उस मैसेज को सही-सही समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आप इन सब का अनुमान नहीं लगा सकते ना मैसेज देख के, तो क्या करें? दिस मीन्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट गिविंग योर रिसीवर सम कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए आवश्यक है कि आप जब किसी अजनबी व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हो, तो आप उस व्यक्ति को एक अपने बारे में थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा-सा संदर्भ के साथ आप अपने आप को प्रस्तुत करो। फर्दरमोर योर रिसीवर में गेट अ फ्यू हंड्रेड मैसेजेस ऑल एट वंस। और इसी के साथ-साथ ऑफिसेज़ में बच्चों ईमेल इतने कॉमन है कि हमने जिसको ईमेल भेजा है, हो सकता है कि उसे एक साथ सैकड़ों मेल आते हो, तो ऐसे में वो कौन से मेल को पहले पढ़ेगा, उसे नहीं पता ना कि इन सैकड़ों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये आवश्यक है कि हम जब अपना मेल लिख रहे हैं, हम जब मैसेज लिख रहे हैं, हम इस तरीके से लिखें उसको कि रिसीवर को देखते ही समझ में आ जाए कि ये अर्जेंट है और ये इस संदर्भ में बात कह रहा है, इस संदर्भ में ये मेल आया है, तो मैं इसको पढ़ लूं। ओके, दिस एक्शन विल गिव स्पेसिफिक वेज फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों, अब हम संदर्भ कैसे लिखें, तो इस बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने मेल में कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, सो दैट योर मैसेज बिकम्स मीनिंगफुल एंड रिसीव्स अटेंशन। इस तरह का संदर्भ कि हमारा जो मैसेज है वो मीनिंगफुल बन जाए, वो एक अर्थ ले ले, और साथ साथ हमारा जो रिसीवर है वो ध्यान दे हमारे मैसेज पे, सैकड़ों मैसेज में से भी वो हमारे मैसेज को देख ले, ध्यान दे और उसे पढ़ ले। ऑलराइट, तो बच्चों, ये हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें कुछ टिप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, यूजफुल सब्जेक्ट लाइंस। हमारे ईमेल में हम जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल यूजफुल हो, जिसको पढ़ते ही उस रिसीवर को समझ में आ जाए कि ओके, ये वाला ईमेल इस बारे में है, इस संदर्भ में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ना है। तो जो ईमेल का में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल यूजफुल होनी चाहिए। A subject line that relates clearly to the body of the emails will help people mentally shift to the proper context before they read your message। तो बच्चों, अगर हमारे मेल का जो सब्जेक्ट लाइन हम बना रहे हैं, अगर हमने सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल क्लियरली, स्पष्ट रूप से लिखी है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे मैटर से रिलेटेड है बिल्कुल सही तरीके से, तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो हमारा सब्जेक्ट देखते ही समझ जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है, इससे समझ में आ गया कि मैसेज किस बारे में है, किस संदर्भ में है, और फिर वो हमारा मैसेज तुरंत पढ़ लेंगे। तो हम जो सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं वो हमारे मैसेज से कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके, The subject line should be brief and needs to be a complete sentence। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ब्रीफ हो, ये नहीं कि हम बहुत लंबी 2-3 लाइंस लिख दें, नहीं, संक्षेप में हमें हमारा सब्जेक्ट लिखना है, और साथ साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस बना के हम हमारा सब्जेक्ट लिख दें। It should give a clue to the contents of the message। और अगेन वही बात, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के क्लू मिल जाए, संकेत मिल जाए कि इस ईमेल का जो मैसेज है वो किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण से हम इस बात को और क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ दिए गए हैं। सब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद मैसेज ईमेल में क्या लिखा गया था, डियर मिस्टर मिश्रा, प्लीज सेंड 1 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग CUP टाइटल्स बाय 26 मार्च लेटेस्ट। तो सब्जेक्ट में हमने बता दिया कि हमने बुक ऑर्डर करी है, और किसकी, टीचर ट्रेनिंग की, और उसी से रिलेटेड हमने मैसेज फिर नीचे लिख दिया। Here the subject line summarizes the most important details of the message। तो हमने जो एग्जाम्पल में देखा वो पढ़ के हमें सब समझ आ गया कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि पूरे मैसेज को वो समराइज करती हो, पूरे मैसेज को संक्षेप में हम किस तरह से सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, इस तरह से हमें सब्जेक्ट हमारा बनाना है। If your message is in response to another piece of email, preference to the subject line
प्रीफेस द सब्जेक्ट लाइन विद आर ई, और कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। उसका मतलब है फॉर रिगार्डिंग, यानी कि हम जो ईमेल भेज रहे हैं वो किसी दूसरे ईमेल के रेस्पॉन्स में हमने भेजी है। यानी कि पहले सामने वाले व्यक्ति ने हमें कोई ईमेल भेजी, राइट, अब उसका रेस्पॉन्स करते हुए हम ईमेल भेज रहे हैं, तो ऐसे में हम प्रीफेस लिख सकते हैं और इसमें हम लिख सकते हैं आर ई। अब आप चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो, आप चाहो तो ई को स्मॉल भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आर ई का मतलब क्या है, फॉर रिगार्डिंग। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट आर ई बुक ऑर्डर टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे समझ आ गया कि आप जो ईमेल लिख रहे हो वो रिगार्डिंग दिस ईमेल लिख रहे हो। पहले आपको एक ईमेल मिला, आप उसके आंसर में, उसके रेस्पॉन्स में ईमेल लिख रहे हो। व्हेन यू नो द पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ मेल एंड यू वांट हिम और हर टू एक्ट ऑन योर मैसेज विदाउट डिले। अब अगर आप जिस व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हो, आपको पता है वो बहुत बिजी रहता है, आपको पता है कि डेली उसके पास हजारों ईमेल आते हैं, और आप चाहते हो कि आपका मेल वो तुरंत पढ़ ले, आपका मैसेज बिना किसी देरी के वो तुरंत आपके मैसेज पे ध्यान दे, आपका मैसेज पढ़ ले। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट में अर्जेंट मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता है वो बहुत बिजी है, उसके पास एक सेकंड में सैकड़ों मेल आते हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा मेल वो तुरंत पढ़े, तो हम सब्जेक्ट में अर्जेंट कैपिटल लेटर्स में ये लिख सकते हैं। तो ऐसे में वो सब्जेक्ट देख के समझ जाएगा कि ये कोई अर्जेंट है, मुझे ये पहले पढ़ना है। ठीक है। If you are offering non-urgent information that requires no response from the other person, अब कई बार हम ऐसे मैसेज भी करते हैं, इस तरह के ईमेल भी करते हैं जो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं होते। ओके, हम केवल कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति रेस्पॉन्स दे, सामने वाला व्यक्ति वापस उसके रेस्पॉन्स में हमें ईमेल करे। प्रीफेसिंग द सब्जेक्ट लाइन विद FYI, तो ऐसे में हमें हमारे सब्जेक्ट लाइन में क्या ऐड करना है, FYI, और इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों ये हमें कब ऐड करना है, वापस से समझ लीजिए, जब हमारा सब्जेक्ट अर्जेंट नहीं है, हमारा मैसेज अर्जेंट नहीं है, हम केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति हमें वापस इसका रिप्लाई दे, वापस रेस्पॉन्स में हमें मेल लिखे, तो हम FYI कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन इज नॉट अ बैड आइडिया। तो ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे कि सब्जेक्ट FYI passes for the wild duck, 21 passes for the 18th 3 PM show are at the reception desk, first come first served। तो ऐसे में आपने बच्चों सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, आपने सब्जेक्ट में FYI लिख दिया कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए है, अर्जेंट नहीं है, और ना ही रिसीवर जो है वापस से मेल करके रेस्पॉन्स दे। और आपका मैसेज क्या था, आपने मैसेज दे दिया कि 18 तारीख को 3 बजे आपके पास 21 पासेस हैं जो आपने अरेंज किए हैं, और वो पासेस रिसेप्शन डेस्क पे रखे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आता जाएगा उसको ये पासेस मिलते जाएंगे। तो जिसको ये पासेस चाहिए वो रिसेप्शन डेस्क पे आके ले ले। ये आपने मैसेज कर दिया, FYI लिख दिया कि आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको ना तो रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है और ना ही ये कोई अर्जेंट मैसेज है। ठीक है। डू नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर योर सब्जेक्ट लाइन, हमें ध्यान में रखना है कि हमें सब्जेक्ट लाइन में इंफॉर्मेशन नहीं यूज करना है। इंस्टेंट आस्क क्लियरली फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, और आप क्लियरली पूछ सकते हो उस इंफॉर्मेशन के लिए जो कि आप पूछना चाहते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटिंग रेफरेंसेस। हमें हमारे ईमेल में रेफरेंसेस भी होता है बच्चों, किसी का संदर्भ, ओके, तो वो भी आप कोट कर सकते हो, वो भी आप लिख सकते हो। कैसे, देखते हैं। If you are referring to previous email, you should to explicitly quote that document to provide context। तो बच्चों अगेन, अगर हमने पहले से किसी ईमेल के बारे में, उससे रिलेटेड हम कोई ईमेल लिख रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में हम कोई ईमेल लिख रहे हैं, तो उस ईमेल को हम हमारे इस मैसेज में कोट कर सकते हैं। एक सही प्रसंग के लिए, सही संदर्भ के लिए हम उस ईमेल को कोट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल दैट सेज, और ऐसे में हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल दैट सेज, इस तरह का जो ये हमने एग्जांपल देखा, ये हमें नहीं भेजना है। देखते हैं पहले,
आर पासिस फॉर 18th 3 PM शो गोन। तो आप डायरेक्टली पूरा हमने जो एग्जांपल देखा था ना इससे पहले कि FYI लिख के हमने एक मेल किया था कि पासेस अवेलेबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ऐसे में आप पूछना चाह रहे हो कि क्या 21 पासेस में से अभी भी पासेस बचे हैं क्या? तो आप पूरी लाइन इस तरह से लिखोगे कि सारे पासेस खत्म हो गए या पासेस बचे हैं क्या, ये कहने की बजाय क्या सही तरीका है मेल करने का? यू कैन मेक योर ईमेल स्पेसिफिक बाय बिगिनिंग विद द सब्जेक्ट लाइन। ये कहने की बजाय आप अपने मेल को बिल्कुल स्पेसिफिक रिलेटेड टू दैट मेल आप लिख सकते हो इन द सब्जेक्ट लाइन। इफ यू आर रेफरिंग टू द शो ऑन द 18th यू कैन से। तो आपको अपने सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है? आप 18th को होने वाले शो के बारे में ईमेल लिख रहे हो ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो RE शो ऑन 18th। RE हमने पढ़ा था ना रिगार्डिंग टू, किससे रिलेटेड हमारा मेल है? जो 18th को शो होने वाला था। एंड योर ईमेल कैन रीड, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम मैसेज में लाइन लिख सकते हैं आर पासेस फॉर 18th 3 PM शो गोन। तो सब्जेक्ट हमारा क्लियरली शो कर देगा कि हम ये ईमेल उस ईमेल के रिलेटेड लिख रहे हैं जो ईमेल आपने 18th के शो के बारे में लिखी थी। तो इस तरह से ये पूरा लाइन हम सब्जेक्ट में ना लिखकर मैसेज में लिखें। सब्जेक्ट में हम ये लिख देंगे कि हमारा जो मेल है वो रिगार्डिंग किस मेल के लिए हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम रेफरेंसेस दे सकते हैं, संदर्भ दे सकते हैं, ताकि सही प्रसंग को हम कनेक्ट कर ले। ठीक है। Referring to previous document becomes necessary because you may have sent the message on Friday and might not remember it on Monday morning when you see the response। और बच्चों इस तरह से पुराने मेल्स को रेफर करना इसलिए भी जरूरी है, हो सकता है आपने एक मेल फ्राइडे को किया है, ओके, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आपका ऑफिस बंद था, अब मंडे मॉर्निंग को आपको याद नहीं आ रहा बिकॉज 2 दिन पहले का मेल हम भूल चुके हैं। तो ऐसे में आपको याद नहीं आ रहा जब आपको रेस्पॉन्स मिला, तो इसीलिए आवश्यक है कि भेजने वाला व्यक्ति उसको रेफर कर दे कि हम उससे रिलेटेड ये बात कह रहे हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हम पुराने मेल्स के रिवर्ट में रेस्पॉन्स में उससे रिलेटेड कोई मैसेजेस भेजते हैं, हमेशा हमें पुराने ईमेल को कोट करना है, उनको हमें रेफरेंस के साथ प्रस्तुत करना है हमारे ईमेल में। ठीक है। बट यू मस्ट ऑल्सो अवॉइड गिविंग टू मच कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत सारे संदर्भ ना दे दो, बहुत सारे संदर्भ देने से भी आपको बचना चाहिए। लुक एट द 2 एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड विच इज बेटर एंड व्हाई। तो बच्चों क्या ये बात हमें समझ में आई है कि संदर्भ देना है, लेकिन कितना देना है, कैसे देना है? इसके लिए हमें एक टेस्ट के लिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें दोनों एग्जाम्पल पढ़ने हैं और फिर अब तक हमने जो सीखा है रेफरेंस के बारे में, उसके बेस पे हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल ज्यादा सही तरीका है ईमेल लिखने का और साथ ही क्यों। तो 2 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, पहले हम फर्स्ट देखते हैं। I have talked to Rakesh about price quoted by BPL. He thinks it's too high. Neha promised to contact HL and LG, then one sign any news. What do I do now? ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये मैसेज। सेकंड क्या है? राकेश हैज बीपी कोटेशन कंपेयर इट विद दोज ऑफ HL एंड LG अवेलेबल विद नेहा, रेस्पॉन्ड विद द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, हमने 2 एग्जांपल देख लिए, एक ही बात को लेकर एक ही मैसेज को 2 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कैसे लिखा है दोनों एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें ये समझना है कि दोनों में से कौन सा सही तरीका है और क्यों, देखते हैं। द सेकेंड इज बेटर। तो बच्चों दोनों में से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट इज शॉर्टर एंड इज एक्शन ओरिएंटेड। बिकॉज जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा मैसेज का वो कंपेटिवली छोटा है, ओके, पहला वाला बहुत लंबा था। सेकेंड एग्जाम्पल ने उसी बात को कम शब्दों में छोटे रूप में कह दिया और वो डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्ट वो ये कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि अब क्या काम करना है। इट टेल्स द रिसीवर प्रिसाइसली
एक्चुअली व्हाट ही शुड डू। तो ये मैसेज हमने जिसको भेजा है उसे मैसेज पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि उसे एक्चुअल में क्या करना है, उससे क्या उम्मीद की जा रही है, बिल्कुल सही सही उसे क्या करना है ये उसे समझ में आ जाएगा। जैसे कंपेयर प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हमें समझ में आ गया कि रिसीवर को अलग अलग सोर्सेस से मिलने वाली कीमतों को आपस में कंपेयर करना है, तुलना करनी है। डिसाइड एंड कन्वे सब्सिक्वेंट एक्शन, तुलना करने के बाद उसे डिसाइड करना है कौन सा ज़्यादा सही है और फिर उस चीज़ को आगे कन्वे करना है ताकि एक्शन लिया जा सके। You must remember that the greater than signs appears only when you are forwarding a mail or replying to a mail without going through the process of composing a reply afresh। अब बच्चों ये एक साइन हमने देखा था, ये क्या साइन होता है, हम सब मैथ्स में पढ़ते हैं, ये है ग्रेटर देन साइन। तो ईमेल में ग्रेटर देन साइन का क्या मतलब है वो आपको समझाया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ग्रेटर देन साइन है ये तभी ईमेल में आता है जब हम किसी मेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब किसी ने आपको एक मेल भेजी, आप उस मेल को एज इट इज दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर रहे हो, ओके, वैसी की वैसी मेल आप आगे भेज रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति के पास, तब ये साइन आएगा। या फिर आप किसी मेल को रिप्लाई दे रहे हो किसी मेल का, लेकिन आप उस मेल को कंपोज करने की प्रोसेस में नहीं जा रहे, आप एक नई मेल नहीं लिख रहे हो बल्कि ऐसे ही आप उसका रिप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे में ये साइन हमेशा आएगा ग्रेटर देन साइन। ठीक है, यानी किसी दूसरे की भेजी गई मेल को आप वैसे का वैसा तीसरे व्यक्ति को आपने फॉरवर्ड कर दिया, या फिर किसी मेल का आप रिप्लाई तो दे रहे हो लेकिन आप उसके रिप्लाई में नई मेल नहीं बना रहे बल्कि उसी में आपने रिप्लाई लिख के भेज दिया, तो ऐसे में ये साइन हमेशा अपीयर होगा जो कि है ग्रेटर देन साइन। दिस साइन यानी कि ग्रेटर देन साइन अपीयर्स ओनली एट द रिसिपिएंट्स एंड, और ये साइन उस व्यक्ति को दिखेगा जिस व्यक्ति को आपने मेल अपनी भेजी है। रिसिपिएंट यानी जिसे हम भेज रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट, यानी कि अब हम जो हमारा मैसेज फ्रेम कर रहे हैं, हमारी जो पूरी ईमेल होने वाली है उसका हमारे पेज का लेआउट, पेज की सेटिंग हमें कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Words on a computer screen look different from the words on paper and usually people find it difficult to read things on a screen than on paper। तो बच्चों अगेन हमें कंपैरिजन, एक तुलना दी गई है कि जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्दों को देखते हैं तो ये चीज पेपर पे लिखे गए शब्दों से अलग दिखती है, ओके। और जनरली लोगों को पेपर पे पढ़ना तो आसान लगता है लेकिन कंप्यूटर पे शब्दों को देखना, कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्दों को पढ़ना लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। For instance, you may have put some of your information in boxes, but your recipient's computer may not receive it in that form। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सॉफ्टवेयर अलग अलग है दो कंप्यूटर्स के, तो ऐसे में आपने जिस फॉर्म में अपना मैसेज भेजा है हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वैसा ना मिले, तो हो सकता है आपने कुछ इंफॉर्मेशन बॉक्सेस में लिखी है, अगर उस मैसेज में कोई इंपॉर्टेंट बात है आपने उसको हाईलाइट करने के लिए बॉक्सेस बना दिए, लेकिन हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को उस फॉर्म में ना मिले, तो ऐसे में कई बार फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, आपने तो कोई वर्ड लिखा उसके ऊपर बॉक्स बना दिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट थिंग थी, लेकिन हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को बॉक्स ना दिखे, बॉक्स की जगह कोई और सिंबल हो सकता है, कोई दूसरा लेटर आ जाए, तो ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लिखा है। This means that good email page layout is different from good paper document page layout। तो बच्चों इसका मतलब यही है कि आप ईमेल अच्छे से तभी कर पाओगे जब आप पेज लेआउट उसका अच्छा बनाओ, और ईमेल का जो पेज लेआउट है वो एक पेपर कम्युनिकेशन के लेआउट से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पेपर में तो आपने कोई लेटर लिखा, आपने लेटर जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा उस व्यक्ति को मिलेगा, उसको वैसा ही पढ़ेगा, लेकिन ईमेल में हमें पता है हमने जो लेआउट बनाया है हो सकता है सामने वाले को बिल्कुल वैसा ना मिले, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है ईमेल बनाते समय। नेक्स्ट है शॉर्टर पैराग्राफ्स। हमें ध्यान में रखना है कि जब हम ईमेल लिख रहे हैं, हम जो मैसेज लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स बना रहे हैं, हमारे पैराग्राफ बहुत लंबे ना हो, हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के अपनी बात कहनी है।
Frequently, email messages will be read in a document window with scroll bars. तो बच्चों email messages जो होते हैं उन्हें document window में पढ़ा जाता है scroll bar का यूज करके, यानी कि scroll bar से स्क्रीन को ऊपर करते जाते हैं और मैसेजेस पढ़ते जाते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू रीड अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ. ऐसे में अगर आपने बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दिया तो उसको दूसरे व्यक्ति को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हाफ ऑफ इट विल बी आउटसाइड द स्क्रीन. क्योंकि इतना लंबे पैराग्राफ में से वो ऊपर करता जाएगा तो पैराग्राफ ऊपर जाता जाएगा, तो एक साथ पूरा पैराग्राफ नहीं दिख रहा, तो उसको उस पैराग्राफ को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है. Therefore, it will be difficult to remember the information. तो बच्चों आपने इतना लंबा पैराग्राफ लिखा है, ओके, कंप्यूटर स्क्रीन में एक बार में इतना पैराग्राफ आएगा, अब उसने इतना पढ़ा, इसके बाद वो उसको ऊपर शिफ्ट कर देगा, अब वो इतना पढ़ रहा है, तीसरी बार में वो इतना पढ़ेगा, अब जब वो नीचे वाली स्क्रीन पे आ जाएगा तब तक उसे याद ही नहीं रहेगा कि ऊपर क्या था. तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है बाबा स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करना. तो इसीलिए पैराग्राफ हमारे छोटे छोटे होने चाहिए जो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे दिख जाए, ताकि वो उस मैसेज को पढ़ पाए और आसानी से समझ पाए. नेक्स्ट है बच्चों लाइन लेंथ. हमें ध्यान में रखना है हमारे मैसेजेस की जो लाइंस हैं उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स हमें एक लाइन में लिखने हैं. Most softwares that read mail do not automatically wrap. It means adjust what words go on what line. तो बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रैप नहीं करते. ऑटोमेटिकली रैप करने का मतलब ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर तो अपने आप एडजस्ट कर देते हैं कि एक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए, उतने शब्द होते ही नेक्स्ट लाइन अपने आप स्टार्ट हो जाती है. ओके, सपोज ये आपका पेज लेआउट है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि यहाँ तक आते ही अपना आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज उनको पता, वो इसलिए इस तरह से बने होते हैं कि एक लाइन में इतने शब्द ही आए. लेकिन सारे सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं होते हैं जो ऑटोमेटिकली रैप कर पाए. वो जितना आप लिखोगे एक लाइन में वो आपको अलाउ करते रहते हैं और आप लिखते रहते हो. दिस मीन्स दैट इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड योर कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन हाउ दे रैप लाइंस. और ऐसे में क्या हो जाएगा, हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में तो ये है फैसिलिटी कि ऑटोमेटिकली रैप होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है, या फिर आपके में नहीं है और उसके में है. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मिसमैच अगर हो रहा है, दोनों का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, Your correspondent may end up with a message that does not look good. तो ऐसे में अगेन वही प्रॉब्लम, आपने अच्छी सी फ्रेम करके भेजा है, लेकिन जब उस व्यक्ति को मैसेज मिलेगा तो दिखने में उसको अच्छा ना लगे, लाइंस मिसमैच हो, एक लाइन बहुत लंबी, एक लाइन बीच में से कटी हुई, तो हो सकता है उसको इस तरीके से मैसेज मिले, स्पेशली इन फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन. और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है. जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसे में अगर आपका मैसेज उस व्यक्ति को इस तरीके से मिलेगा तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है कि ये जो फर्म है ये किस तरह से ईमेल भेजती है, किस तरह से इनका मैसेज आया है. ओके, इफ अ लाइन इज लॉन्गर देन 76 कैरेक्टर्स, तो हमें ध्यान में रखना है कि ईमेल लिखते समय हमारी जो लाइन अगर 76 कैरेक्टर से ज्यादा है, एक लाइन में अगर 76 कैरेक्टर्स हैं, और 76 कैरेक्टर्स का मतलब है एनीथिंग टाइप्ड इंक्लूडिंग अ स्पेस इज अ कैरेक्टर. कैरेक्टर का मतलब है जो भी हम टाइप कर रहे हैं, अब उसमें चाहे नंबर्स हैं, चाहे अल्फाबेट है, चाहे सिंबल्स है, चाहे स्पेस है, तो दो शब्दों के बीच में आने वाला जो स्पेस है वो भी कैरेक्टर इंक्लूड होता है. जो भी हमने टाइप किया है, स्पेस के लिए भी आप कीबोर्ड प्रेस करोगे ना, तो जितनी बार भी हमने प्रेस किया है, जितनी बार भी हमने टाइप किया है, वो कैरेक्टर कहलाता है. तो एक लाइन में अगर 76 कैरेक्टर से ज्यादा है, इट इज स्प्लिट आफ्टर द 75th कैरेक्टर, तो आपकी लाइन 75 कैरेक्टर के बाद अपने आप स्प्लिट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, एंड द लाइन एंड्स विथ एन इक्वल साइन. नेक्स्ट आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी और वो लाइन आपकी स्टार्ट होगी इक्वल साइन से. इट मीन्स आपकी लाइन जो है वो नेक्स्ट उसमें आ गई है, बिकॉज उसमें जो 75 कैरेक्टर आने चाहिए थे वो आ चुके हैं. ठीक है,
Some email reading software can automatically reconstruct your message. अब अगेन कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं, आपने जिसको ईमेल भेजा उनके सिस्टम में कई बार सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो अपने आप मैसेज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देगा, अपने आप मैसेज का फॉर्मेट वापस से सही करके बना देगा. बट अदर्स में कंप्लीटली चेंज द अलाइनमेंट. लेकिन अगेन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो आपके अलाइनमेंट को पूरी तरह से बदल देंगे. आपने अपना पेज लेआउट जिस अलाइनमेंट में बनाया था, अलाइनमेंट यानी आपने लेफ्ट में राइट में जो इस पेज छोड़ा है, जिस तरह से सेंटेंस की सेटिंग की है, पैराग्राफ की सेटिंग की है, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर उस अलाइनमेंट को पूरा बदल दे. आपके पैराग्राफ ही अलग हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैराग्राफ शुरू है, कहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है. You should try to keep your lines under 70 characters long. तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप एक लाइन में 70 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना लिखो. Why 70 and not say 76? और ऐसे में हो सकता है कि आपके मन में आए कि 70 क्यों, हम 76 लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप 70 से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक लाइन में ना लिखो. Because you should leave a little room for the indentation or quote marks your correspondent may want if they need to quote pieces of your message in their replies. अब बच्चों हमने पढ़ा था कि एक लाइन में 75 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि हमें एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स ही लिखने हैं. तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 75 लिख सकते हैं तो 70 क्यों लिखे. 70 इसलिए लिखना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा रूम, थोड़ी सी जगह छोड़ पाओ, ताकि अगर आपका जो जिस व्यक्ति को आपने मेल भेजा है, अगर वो आपके मेल को वापस अपने मेल में कोट करना चाहता है तो ऐसे में आप स्टार्टिंग में इंडेंटेशंस दे सकते हो. क्या मतलब इस बात का, ये आपका पेज लेआउट है, ओके, और ये आपकी लाइंस है, इतने में आपने 70 कैरेक्टर्स लिखे हैं. अब हो सकता है वो व्यक्ति ये चाहे, वो मार्क करना चाहे यहाँ पे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पे कोई चीज मार्क करनी चाहे. तो इसीलिए आप दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ो ताकि अगर इन फ्यूचर आवश्यकता हो तो थोड़ी जगह मिल जाए और उसका यूज किया जा सके. तो इसीलिए आप कोशिश करो कि एक लाइन में 70 कैरेक्टर से ज्यादा आप ना लिखो. ठीक है. नेक्स्ट है क्लियर एंड प्रिसाइज प्रोज. अब बच्चों हम आते हैं, हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं. हमारा मैसेज ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कन्वे कर दे और बिल्कुल सही सही हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज सही तरीके से स्पष्ट शब्दों में उस व्यक्ति तक पहुंच जाए. इस तरीके से हमें हमारा मैसेज बनाना है. कीप एवरीथिंग शॉर्ट. इसके लिए सबसे जरूरी है हमें बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कहनी है, हमें हर एक चीज शॉर्ट में, संक्षेप में कहनी है. कीप योर लाइन शॉर्ट. लाइंस ज्यादा लंबी मत बनाओ, लाइंस भी छोटी रखो. कीप योर पैराग्राफ शॉर्ट. पैराग्राफ भी छोटे छोटे बनाओ. एंड कीप द मैसेज शॉर्ट. और इस तरह से जो पूरा मैसेज है शॉर्ट में लेकिन क्लियरली हमें अपना मैसेज देना है. इफ योर कॉरेस्पॉन्डेंट वांट मोर इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क फॉर इट. तो अगर आपने अपनी बात कह दी शॉर्ट में और अगर ऐसे में जिस व्यक्ति को हमने मैसेज भेजा है उसे एक्स्ट्रा कुछ और जानना है तो वो वापस मेल करके पूछ लेगा. लेकिन आप स्टार्टिंग में लंबे लंबे मैसेजेस, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के नहीं भेजोगे, आप शॉर्ट में अपनी बात कहोगे और उस व्यक्ति को अगर कुछ और जानना है, एक्स्ट्रा जानना है, एक्स्ट्रा पूछना है, वो फिर से मेल करेगा और आपसे पूछ लेगा. Also note that some of your correspondent may have limits on how much disk space their email can use. और साथ ही हमारा मैसेज छोटा इसलिए भी होना चाहिए कि हो सकता है जिस व्यक्ति को हम मैसेज भेज रहे हैं उसके पास लिमिटेड स्पेस हो, उसकी जो डिस्क है उसमें लिमिटेड स्पेस हो, उसमें लंबे लंबे मैसेज सेव ना होते हो. इसीलिए इस रीजन के चलते भी हमें हमारा मैसेज शॉर्ट ही रखना है. If you are sending a report to many people, then you may need to put more details into the email so that. अब बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम हमारे मेल के द्वारा कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं सपोज, और वो रिपोर्ट हम एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं, सपोज किसी ऑफिस के कोई डायरेक्टर है, ओके, अब उन्होंने ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को एक रिपोर्ट भेजी है किसी ऑफिस के ही किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड. तो ऐसे में हमें ईमेल ऐसा
लिखना है जिसमें हम सारी डिटेल्स दे दें। क्यों? so that you aren't flooded with questions from everyone on the recipient list, because आपने ये मेल ऑफिस में सपोज 100 एम्प्लॉयज को भेजी है, अब ऐसे में उनके कुछ क्वेश्चंस है तो आपके पास 100 लोगों के रिवर्ट आएंगे कि ये बताना सर, ये भी बताओ सर, ये कैसे होगा। तो अगर हम एक मेल एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी मेल में सारी डिटेल्स एक साथ दे दो ताकि सामने वाले 100 व्यक्ति आपसे क्वेश्चंस ना पूछें, आपको 100 मेल वापस ना मिले। यू शुड आस्क योरसेल्फ केयरफुली इफ ऑल द पीपल रियली नीड टू बी ऑन द लिस्ट। तो ऐसे में आप मेल भेजने से पहले एक बार खुद से पूछ लो कि आपको ये मेल कितने लोगों को भेजनी है, कितने लोगों से रिलेटेड है और कितनी डिटेल में आपको इसे लिखना है। ठीक है? The fewer the people they are on the recipient list, the shorter the message should be। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अगर हम मेल कम लोगों को भेज रहे हैं, सपोज 2-3 लोगों को ही भेज रहे हैं, तो हमारा मैसेज छोटा हो सकता है क्योंकि 2-3 लोग ही वापस हमसे पूछेंगे कि सर ये चीज क्या है, सर आपने ये नहीं बताई। लेकिन अगर हम मेल बड़े ग्रुप को भेज रहे हैं तो कोशिश करो कि सारी डिटेल्स उसमें दे दो ताकि वापस से कोई क्वेरी, वापस से कोई क्वेश्चन ना आए किसी इंफॉर्मेशन को लेकर। द शॉर्टर द मैसेज शुड बी, ओके, तो आपको मैसेज छोटा रखना है अगर आप कम लोगों को भेज रहे हो। कीप एवरीथिंग ऑन द पेज, और उस समय आपको सारी इंफॉर्मेशन एक पेज में लिख देनी है। इन मोस्ट केसेस दिस मीन्स 25 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, और एक पेज का मतलब क्या है? जनरली सभी सॉफ्टवेयर एक पेज में 25 लाइन्स इंक्लूड करते हैं, तो आपको एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स लिखने हैं और एक पेज के मैसेज का मतलब है 25 लाइन्स। ठीक है? People usually use short forms when sending emails, और साथ साथ जब हम ईमेल भेजते हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ईमेल भेजते समय। कुछ लिस्ट हमें दी गई है जहां कॉमनली जो यूज्ड शॉर्ट फॉर्म है वो हमें दी गई हैं। बच्चों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में इन शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखनी आती है। बिल्कुल सिंपल से आप 1-2 बार पढ़ोगे ध्यान से आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ईमेल एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए हर एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है BBL, इसका मतलब है बी बैक लेटर। नेक्स्ट है BFN यानी बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट है BRB, ये है बी राइट बैक। नेक्स्ट है BTW यानी बाय द वे। ओके, नेक्स्ट है FYI, ये हमने पढ़ा था फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है साइन के अंदर G, इसका मतलब होता है ग्रीन। जी कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस देखना, अगर अगर स्मॉल है तब तो वो है ग्रीन, कैपिटल है तो ये हो जाएगा बिग ग्रीन। ठीक है? HSIK, इसका मतलब है हाउ शुड आई नो एंड क्वेश्चन मार्क। IAE, इट मीन्स इन एनी इवेंट। ठीक है? IMO, ये होता है इन माय ओपिनियन। IOW, ये है इन अदर वर्ड्स। LOL, इसका यूज हम सब करते हैं लाफिंग आउट लाउड। NBD, नो बिग डील। RPFL, rolling on floor laughing। TIA, thanks in advance। all right, TIC, tongue in check। TTFN, Tata for now। TTYL, talk to you later। WYSIWYG, ये है what you see is what you get। ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीटिंग्स एंड सिग्नेचर्स। हम जब मेल लिखते हैं हमें किस तरह से मेल की स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स कहना है और एंड में हमें कैसे सिग्नेचर करने हैं। एवरी न्यू मीडियम डेवलप्स इट्स ऑन रूल्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जब कभी भी हम हमारे मैसेज की ओपनिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम हमारे मैसेज को क्लोज करते हैं तो ओपनिंग में तो ग्रीटिंग्स हमें यूज करना है और क्लोजिंग में सिग्नेचर। तो जितने भी मीडियम है
कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, हर माध्यम के अपने अलग रूल हैं कि कैसे ओपनिंग करनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है। बिकॉज ईमेल इज सो न्यू, ईमेल बहुत पुराना मीडियम नहीं है, ये एक नया माध्यम है। देयर आर एन फॉर्म कस्टम्स ऑन हाउ टू ओपन एंड क्लोज, तो इसीलिए ईमेल के बारे में अभी कोई बहुत कठोर नियम नहीं बनाए गए हैं कि आपको ऐसे ही ओपनिंग करनी है, आपको ऐसे ही क्लोजिंग करनी है। मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट विद डियर, जनरली हम हमारे मेल की जो स्टार्टिंग है, जो हम स्टार्टिंग में ग्रीटिंग लिखते हैं, जनरली हम डियर वर्ड यूज करते हैं और डियर के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट नेम लिख देते हैं। एंड क्लोज विद, और जनरली हम एंड कैसे करते हैं, हम रिगार्ड्स लिख सकते हैं, हम थैंक्स लिख सकते हैं एंड योर सिग्नेचर, और उसके बाद में हम अपना नाम लिख सकते हैं। इन द यूएसए दे ऑफन बिगिन विद हाय। अब बच्चों हर जगह के अलग अलग रूल्स बन जाते हैं, तो अगर हम बात करें यूएसए की, तो वो अपनी मेल डायरेक्ट हाय से स्टार्ट करते हैं, वो डियर इस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करते, बल्कि डायरेक्ट हाय से यूज करते हैं। मैनी पीपल डू नॉट गिव ईदर अ सैल्यूटेशन और अ सिग्नेचर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेल लिखते समय ना तो स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग्स लिखते हैं, ना ही एंड में सिग्नेचर लिखते हैं। बिकॉज द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज, बिकॉज जो एड्रेसिंग जिस तरह से वो दूसरे व्यक्ति का संबोधन करेंगे वो ईमेल के मैसेज का ही पार्ट बन जाता है, तो ऐसे में वो अलग से ऊपर ग्रीटिंग नहीं लिखते हैं, अलग से ऊपर सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं। The email message itself says who it is to and from, because वो मैसेज इस तरह से बना लेते हैं कि मैसेज में क्लियर हो जाता है कि ये मैसेज कौन किसे भेज रहा है, तो ऐसे में वो अलग से सैल्यूटेशन और नीचे सिग्नेचर नहीं करते। ऑल द सेम इट इज गुड टू हैव ग्रीटिंग्स एंड सिग्नेचर्स, लेकिन फिर भी अच्छा है अगर आप मैसेज के स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स लिखो, मैसेज के एंड में सिग्नेचर लिखो, तो आपका मैसेज ज़्यादा अच्छा लगता है। Many email programs allow you to set up a default signature to be included at the end of every message। अब बच्चों अगेन अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं, तो आजकल बहुत सारे ईमेल प्रोग्राम ऐसे भी चल रहे हैं जिसमें हमें हर बार नीचे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से हमेशा हम हमारा ईमेल भेजते हैं, तो ऐसे में हम एक डिफॉल्ट सिग्नेचर सेट करके रख सकते हैं। हमारा नाम हमने लिख लिया, उसको हमने डिफॉल्ट सिग्नेचर बना लिया, तो ऐसे में हम जितनी भी मेल लिखेंगे एंड में वही सिग्नेचर हमारा अपने आप हो जाएगा, तो हमें हर मेल में नीचे टाइप नहीं करना पड़ेगा अपना नाम, हम अपने सिग्नेचर को डिफॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी बहुत सारे ईमेल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाते हैं। Many people use these signatures as an easy way to give their name and alternate ways of reaching them। तो बहुत सारे लोग इस फैसिलिटी को यूज करते हैं ताकि वो अपना नाम इस तरह से दे सके और बहुत सारे अलग अलग लोगों तक पहुंच सके, तो इस तरह से वो अपने नाम को डिफॉल्ट सिग्नेचर बना के रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है एंटोनी जॉन खुराना, ये नाम है इस व्यक्ति का, तो अभी जितने भी ईमेल करेगा उसने ये अपना एक डिफॉल्ट सिग्नेचर बना लिया जिसमें नाम, देन उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी कंपनी का नाम TESOL प्रोग्राम, और नीचे एड्रेस किंग हॉल दैट इज C2098 CSULA 5151 स्टेट यूनिवर्सिटी ड्राइव। तो नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम और पूरा एड्रेस, अब ये इसने अपना डिफॉल्ट सिग्नेचर बना लिया। अब जितनी भी ईमेल्स जाएंगी इस सब में इसको यूज कर सकता है, तो ऐसे में हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए, लॉस एंजलिस CA कंप्लीट एड्रेस USA, और बाद में नीचे फोन नंबर, इसके 2 फोन नंबर हैं, साथ ही इसने अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस दे दिया। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिख ली, नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, सारी एड्रेस एक साथ ऐड कर ली। Of course, you have to decide whether all this information is necessary with a particular message। अब ये डिफॉल्ट सिग्नेचर बना तो लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही यूज करो। सपोज अब इसको अपने किसी फ्रेंड को मेल करना है, तो फ्रेंड को मेल करने में इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, तो ऐसे में ये डिफॉल्ट की जगह, डिफॉल्ट यूज करने की जगह सिंपल अपना सिग्नेचर कर देगा। ओके, तो ऐसे में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ आवश्यकता है सारी डिटेल्स देने की और कहाँ हम सिंपल अपना नाम से काम चला सकते हैं।
Such a heavy signature may be inappropriate for a one line casual email. अब सपोज आपको किसी को सिर्फ एक लाइन का कैजुअल ईमेल करना है, ये व्यक्ति अपने फ्रेंड को ईमेल कर रहा है कि लेट्स गो टू लंच, ठीक है, एक लाइन का ईमेल। अब ऐसे में ये इतने सारा जो सिग्नेचर है, इतनी सारे लाइंस का, ये करना बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, बिल्कुल अनुचित है कि आपका मैसेज तो है एक लाइन का, आपने एक कैजुअल मैसेज किया है और आपने नीचे सिग्नेचर इतना सारा किया है, तो बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम करते हैं आइडेंटिफाई, देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ स्पेशली व्हेन यू आर ईमेलिंग ए स्ट्रेंजर। अगर आप किसी अजनबी व्यक्ति को पहली बार ईमेल कर रहे हो तो आप अपनी पहचान बताओ, ये बहुत आवश्यक है। वो कैसे जानेगा कि आप कौन हो, आप कहाँ से मेल कर रहे हो, क्यों मेल कर रहे हो, तो आप अपनी पूरी पहचान बताओ। Your email must answer the questions that will come to the receiver's mind. आपके मेल में उन सारी बातों के उत्तर होने चाहिए जो प्रश्न उस व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं आपका मेल पढ़ के, कि मेल किसने भेजी है, क्यों भेजी है, कहाँ से भेजी है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही आपके मेल में होने चाहिए। दे आर, तो जनरली कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। हाउ डिड ही और शी फाइंड आउट अबाउट मी, वो व्यक्ति सोचेगा कि ये कौन है, ये मुझे कैसे जानता है। वॉट डज ही और शी वॉन्ट फ्रॉम मी, इसने मुझे मेल क्यों किया है, इसे क्या चाहिए। हु इज ही शी, ये है कौन। वाई शुड आई पे माई अटेंशन टू हिम और हर, मैं इसकी मेल क्यों खोलूं, क्यों पढ़ूं, क्यों ध्यान दूं मैं इसकी मेल पे। तो ये प्रश्न उसके मन में आएंगे। अगर वो आपको नहीं जानता, आप उसके लिए अजनबी हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी मेल ऐसी हो जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी आपने दे रखे हैं। It is best to put all identification information at the top instead of the bottom. और आप जितनी भी अपनी पहचान संबंधी जानकारी दे रहे हो तो उन सबको आप टॉप पे लिख रखो, ऊपर लिखो, ना कि सबसे नीचे। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने पहले पूरा मैसेज लिख दिया, बाद में आप अपनी पहचान बता रहे हो, नहीं, आपको पहचान पहले बतानी है। क्यों, क्या है कारण। Your identity is an important clue to the context of the message. अगर वो व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी पहले पढ़ लेगा, वो आपको जान जाएगा, समझ जाएगा कि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाह रहे हो, तभी वो आपका मैसेज पढ़ेगा। तो आपको अपनी पहचान पहले बतानी है कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हो, क्यों आपने मेल करा है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ट्रांसमिशन ऑफ द मेल, द एंड इज मच लाइकली टू गेट लॉस्ट देन द बिगिनिंग। और अगर हमने पढ़ा ना कि आपका सॉफ्टवेयर अलग है, उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अलग है, अगर सेम पैटर्न में मेल नहीं गया तो वो व्यक्ति स्टार्टिंग में देख लेगा कि क्या है, क्या मेल भेजी है, तो वो एंड तक आएगा ही नहीं, ओके, पूरी मेल पढ़ेगा ही नहीं। इफ यू डोंट एस्टेब्लिश क्विकली हु यू आर, योर कॉरेस्पॉन्डेंट मे डिलीट योर मैसेज बिफोर ही गेट्स टू द बॉटम। और हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बताओगे कि आप कौन हो, आप अपनी पहचान, अपना संदर्भ, अपना प्रसंग नहीं बताओगे कि आप किस प्रसंग के बारे में आप बात करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो आपका मैसेज डिलीट ही कर दे, नीचे तक आए ही ना, पहले ही डिलीट कर दे। इसीलिए आप स्टार्टिंग में अपनी पहचान बता दो कि आप वो कौन हो, आप किसी कंपनी से बात कर रहे हो, किस बारे में आपने वो मेल करी है, ये सारी बातें आप स्टार्टिंग में बता दो। ऑलराइट, तो बच्चों इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जहां हमने सीखा कि ऑफिस पर्पस के हिसाब से जब हम मेल लिखते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब्जेक्ट कैसे बनाना है, ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस कैसे देनी है, पेज लेआउट कैसा होना चाहिए, राइट, हमने किसी अजनबी को मेल किया है तो किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें बच्चों हमने डिटेल में कवर की हैं इस चैप्टर में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में मेल फॉर्म करना, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग अगेन बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिए ताकि एग्जाम में आप लोग इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएं। ऑलराइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।